फ्रेंड्स, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। कल आपने पढ़ा था लेंस इनर लिक्विड। जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो नहीं पढ़ा है वो मेरे चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये आज का सेकंड वीडियो दोबारा पढ़ें। तो कल हमने पढ़ा था लेंस इनर लिक्विड कि जब किसी भी लेंस को जो हवा में है उसे द्रव्य में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी तथा उसकी फोकस क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कल हमने देखा था, हमने सूत्र के द्वारा निकाला था कि किस तरह से दोनों में अंतर पता किया जा सकता है जब किसी लेंस को हवा से द्रव्य में डुबाया जाता है। आज हम देखेंगे कि और कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब लेंस को द्रव्य में डुबाया जाता है तो सवाल आते हैं। देखेंगे आज का जो सवाल है, दो कंडीशन में बताऊंगा आपको जो लेंस से रिलेटेड है, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो पहला जो कंडीशन है वो ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर 1। सबसे पहला कंडीशन, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, जी हाँ, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उसकी फोकस दूरी और उसकी फोकस क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। कंडीशन नंबर 1 मैं लिख दूं, जब किसी लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तब उसकी फोकस दूरी तथा फोकस क्षमता क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का एक और रूप है, मैं इसे सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। तो क्वेश्चन कहता है जब किसी लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस अपवर्तनांक के बराबर हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो हम ध्यान देखेंगे कि यदि अपवर्तनांक का सुधार लीजिए, लेंस के बराबर हो। चलिए हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, अब उसमें कुछ लिक्विड भर दिया, उसमें कुछ द्रव्य डाल देते हैं। चलिए हमने इसमें द्रव्य डाल दिया। अब गौर करेंगे कि लेंस को हमने द्रव्य में डुबाना है। इस लेंस को हमने द्रव्य में डुबाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो ये सबसे पहले जल में होगी। तो ये जो मीडियम 1 यानी कि हमारे पास जो मीडियम 1 है वो क्या है, जल है। क्या, इसको हम लिक्विड लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लिक्विड लिख दिए। जब ये प्रकाश प्रवेश कर रहा है किसमें, जल से लेंस में, तो जल से लेंस में प्रवेश करेगा तो दूसरा माध्यम क्या होगा, लेंस। दूसरा माध्यम मीडियम 2 जो होगा वो लेंस होगा। लेंस को हम जी से भी सूचित कर सकते हैं, लेंस को हम ग्लास जी से भी सूचित कर सकते हैं, आप एल से भी नोटिफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब हमें अंतर पता लगाना है कि जब दोनों का
अपवर्तनांक बराबर हो, यानी कि जो अपवर्तनांक जल का है यानी कि म्यू ऑफ लिक्विड इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास, दोनों का अपवर्तनांक कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? तो हम सूत्र के द्वारा ये जान सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा। तो सूत्र क्या था? जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उन्हें मालूम होगा, वैसे भी मैं बता देता हूं। सूत्र क्या कहता है? सूत्र के अनुसार लिक्विड इसलिए क्योंकि लेंस कहाँ है? लिक्विड में है। म्यू माइनस 1 R2। अब हम ध्यान देंगे 1/f लिक्विड। अब म्यू यहाँ पे दोनों माध्यमों को हमें दर्शाना है, तो दोनों माध्यम में क्या हो जाएगा? पहला माध्यम है जल, दूसरा माध्यम लेंस। तो हमें जब म्यू को फॉर्म में लिखना होगा, जब माध्यम को म्यू के फॉर्म में दर्शाना होगा, तो क्या होगा? दूसरे माध्यम बटा पहला माध्यम। तो दूसरा माध्यम यानी कि लेंस यानी कि ग्लास हम लिख सकते हैं, पहला माध्यम जहां प्रकाश आ रही कहां से? जल से। म्यू ऑफ लिक्विड माइनस 1 इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दोनों का म्यू ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ लिक्विड अगर अपवर्तनांक बराबर कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले कि यदि म्यू ऑफ लिक्विड इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास, जो लेंस का अपवर्तनांक है वो 1 है, लेंस का अपवर्तनांक 1 है और लिक्विड का भी अपवर्तनांक 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है कि जल का अपवर्तनांक लिक्विड का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। तो हमने जो ग्लास का अपवर्तनांक है 1 मान लिया और लिक्विड का जो अपवर्तनांक है उसे भी 1 मान लिया और 1 मान के सूत्र के अनुसार फीड कर देते हैं। आगे हम देखते हैं -1 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या होता है हम देखेंगे इसको सॉल्यूशन करने के बाद। 1 1 लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1/f लिक्विड इक्वल टू यहाँ पे 0 और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के कुछ भी नहीं बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया और 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या निकलता है? 1/f यानी कि फोकस दूरी। तो हमें फोकस दूरी क्या मिल रही है? फोकस क्षमता क्या मिल रही है? 0। तो फोकस क्षमता 0 हो जाएगी जब हम लेंस को किसी ऐसे द्रव्य में डालेंगे जिसकी अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो, यानी कि जल का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर हो, तो क्या होगा? हमें फोकस क्षमता 0 मिलेगी। फोकस क्षमता 0 मिलने का क्या अर्थ होता है? गौर करेंगे कि फोकस क्षमता 0, इसका अर्थ है कि प्रकाश की किरण मुड़ेगी ही नहीं। हमने कल की वीडियो में बताया था कि फोकस क्षमता का मतलब होता है मोड़ने की शक्ति। कोई भी लेंस जितनी शक्ति से प्रकाश की किरण को मोड़ेगा उसे उसकी क्षमता मानी जाती है। तो यहाँ पर जो फोकस क्षमता हो रही है वो 0 है, यानी प्रकाश की जो किरण है वो अब नहीं मुड़ेगी, क्योंकि मोड़ने की शक्ति क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश समांतर दिशा से आ रही थी वो क्या होगी? नहीं मुड़ेगी और नहीं मुड़ने के कारण वो सीधी निकल जाएगी। देखिए, तो जब ये प्रकाश सीधी निकल जाएगी तो यहाँ पर प्रकाश की किरण, आप बताएं हमें कि प्रकाश की दूरी क्या होगी? प्रकाश की फोकस दूरी क्या होगी? तो प्रकाश की फोकस दूरी कहाँ होगी? हम लोग सभी जानते हैं कि जो किरण समांतर चली जाती है वो अनंत तक जाती है। तो ये जो प्रकाश किरण जा रही है वो इनफाइनाइट होगी।
फोकस दूरी कहाँ जाएगी, इन्फानाइट तक चली जाएगी। और फोकस क्षमता क्या होगा, फोकस क्षमता तो हमने पहले निकाल लिया, फोकस क्षमता 0 हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं कि जब लेंस को इक्वल द्रव्य में, ऐसे द्रव्य में डाला जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो, तो वो कैसा प्रभाव पड़ेगा फोकस क्षमता पर और उसकी फोकस दूरी पर। तो हमने ये निकाल चुके हैं कि फोकस क्षमता 0 हो जाती है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक चली जाती है। ये कंडीशन नंबर 1 है। आगे हम आपको कंडीशन नंबर 2 बताएंगे, तब तक ये आप वीडियो को पॉज करके या नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया हो। अगर यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जहां प्रॉब्लम हुए हो उसके बारे में आप लिखेंगे। आप नोट करें, वीडियो को मैं पॉज करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने लिख लिया होगा। कंडीशन नंबर 2 को हम लोग एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि ध्यान से समझना जरूरी है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो कंडीशन नंबर 1 गलत तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, तो कंडीशन नंबर 2 को भी देख लें। कंडीशन नंबर 2 में हमने कहा यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस से अधिक हो, यानी कि ऐसे द्रव्य में डुबाया जा रहा है जिस द्रव्य का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो उसकी फोकस क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग उसी तरह से जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया, उसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखेंगे फॉर्मूला आपके सामने है, 1/f लिक्विड। 1/f लिक्विड इसलिए क्योंकि ये द्रव्य के अंदर है। म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से हम द्रव्य वाले सारे जो प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इसको क्लियरफाई करके लिखते हैं 1/लिक्विड। तो म्यू में हमने दोनों माध्यम को दर्शा दिया है। दोनों माध्यम मतलब जल के अंदर कितने माध्यम है, जल के अंदर 2 माध्यम है। पहला तो जल खुद हो गया, दूसरा उसमें लेंस हमने डुबाया है, तो लेंस भी तो एक माध्यम है, तो दूसरा माध्यम लेंस हो गया। तो एक माध्यम क्या है, लेंस है, हमने ऊपर लिख दिया म्यू ऑफ ग्लास, नीचे म्यू लिक्विड -1 r/1/r2। अब गौर करेंगे 1/f लिक्विड इक्वल टू 1/2 माइनस, अच्छा 1 और 2 हमने क्यों माना, ये गौर करेंगे। हम जानते हैं कि म्यू ऑफ ग्लास, क्वेश्चन के अनुसार म्यू ऑफ ग्लास यानी कम है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कम है और जो द्रव्य है उसका अपवर्तनांक अधिक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक कितना है, वो 1 है, और जो लिक्विड है उसका अपवर्तनांक उससे अधिक है, हमने 2 मान लिया, -1। अब हमने इसी का सॉल्यूशन निकाला, 1/2 इक्वल टू 1, 1/2 आधा करें 0.5 - 1, 1/r1 माइनस 1/r2। हम क्या देखते हैं 0.5 - 1 अगर हम डील करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -0.5। अब चूंकि ये जो 1/f लिक्विड, 1/f लिक्विड का अर्थ है फोकस क्षमता, तो फोकस क्षमता हमें माइनस में मिली है, -0.5। तो माइनस
किस लेंस की होती है। हमने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जिस लेंस की फोकस क्षमता ऋणात्मक होगी या फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा। हमने डाला उत्तल लेंस, जल में डाला उत्तल लेंस, लेकिन इसकी जो फोकस क्षमता आ रही है वो माइनस में आ रही है, यानी उत्तल लेंस पानी में जाने के बाद कैसा व्यवहार करने लगेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो अवतल लेंस का क्या काम होता है कि जब कोई पैरेलल किरण आती है, जब कोई सीधी किरण आती है तो उसे वो फैला देता है। उसी तरह से पैरेलल किरण नीचे फैल गई और पैरेलल किरण ऊपर की ओर भी फैल गई है। तो हम क्या देखते हैं, दो बातें कि फोकस क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा, जब ऐसे द्रव्य में डुबाया जिसका अपवर्तनांक लेंस से अधिक है तो फोकस क्षमता ऋणात्मक हो गई। दूसरी बात, जो फोकस दूरी वो कहा वो अनंत हो गई और वो किसकी तरह व्यवहार करने लगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि किस तरह के द्रव्य में डुबाने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। तो सो सिंपल है कि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में यदि हम उत्तल लेंस को डुबो देंगे तो वह लेंस अवतल लेंस की प्रकार कार्य करने लगेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोटिफाई कर ले, अच्छे से लिख सकते हैं। फोकस दूरी और देखेंगे अनंत है, फोकस दूरी अनंत तक चली गई और फोकस क्षमता हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। ये आप नोटिफाई कर ले और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए नीचे जा करके, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दूंगा भी और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पूरे वीडियो के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जो आपको नहीं समझ में आया हो मैं सेपरेट से वीडियो बना के आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। चलिए आप लोग नोट करिए, वीडियो को मैं पॉज करने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारा नोट कर लिया होगा और अब आगे देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने दो सवाल दिए थे, एक्चुअली अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। मैंने कहा था कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको बना करके और कॉपी का फोटो खींच करके मुझे सेंड करिएगा और मैं चेक करने के बाद उसको रिप्लाई भी करूंगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है या फिर प्रॉब्लम में है। चलिए कल मैंने जो दो सवाल दिया था उसको मैं एक सॉल्यूशन कर देता हूँ। कल सवाल था कि तीन उत्तल लेंस को जिसकी फोकस क्षमताएं अलग अलग है, फोकस दूरी अलग अलग है, उनको एक पैरेलल वे में रखकर, एक सीध में रखकर उन सभी की संयुक्त फोकस क्षमता निकालें। कैसे निकालेंगे, हमने बताया था तीन उत्तल लेंस 1, 2 और 3 मान लेते हैं L1, L2 और L3। ये तीन उत्तल लेंस है जिन्हों हमने क्या किया है, जिनको एक सीध में रख दिए हैं। चलिए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, तीनों को एक रख दिए हैं एक सीध में और तीनों की फोकस दूरी क्या है, अलग अलग है। हमने कंडीशन दिया था 10 मीटर पहले की, दूसरे की 20 मीटर और तीसरे की 30 मीटर। और हमने कहा था कि इन सारे की संयोजन क्षमता को यदि मिला दिया जाए तो फिर क्या होगा, वो फोकस क्षमता कितनी होगी। हमने एक फॉर्मूला भी दिया था और कल उस फॉर्मूले पे कल डील करके भी दिखाया था। चलिए देखते हैं, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं कि यदि फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। यदि और लेंस ऐड होते हैं, 3 के अलावा 4 हो, 6 हो तो और भी ऐड कर सकते हैं एज कंटिन्यू। तो P इक्वल टू 1F क्या है, 10 मीटर। पहले जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 मीटर, 1/10 प्लस दूसरे की 20, 1/20, तीसरे की 30, 1/30। बहुत इजी है, एलसीएम बेस्ड पे आप निकाल सकते हैं। इसकी एलसीएम ले लें, 66 प्लस 3 प्लस 11/60, 1/F इक्वल टू क्या आ गया, 11/60। पॉइंट बेसिस पे और भी छोटा किया जा सकता है, आप छोटा करके देखेंगे। एक दूसरा सवाल जो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आपको सॉल्व करना होगा क्योंकि सारे सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा। चलिए जो दूसरा सवाल है इसमें से क्या कर देते हैं,
बहुत इजी है, आप इस तरह से डील कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस क्षमता 10 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक अवतल लेंस रख दिए जिसकी फोकस क्षमता -5 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की, 10 सेंटीमीटर अवतल लेंस की माइनस, चूंकि अवतल लेंस का फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो -5 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की 10 सेंटीमीटर। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो फोकस क्षमता बनेगी आपको उससे निकालना होगा। और ये होमवर्क रहा आपका। कौन से फॉर्मूले पे बनेगा? वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में एक बार फिर से लिख देता हूं, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। आगे अगर 3-4 होंगे तो और भी होगा, कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए इसी फॉर्मूले पे बनेगा, आपको बना के मुझे व्हाट्सएप करना है, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूं, 7462056440। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और मैं हर टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ वर्जन में उसका नोट्स होगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। क्योंकि नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और उन ऑब्जेक्टिव आपको हर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां घर बैठे यहाँ पे पढ़ने के बाद आप उन ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं कल फिर से अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं आज जितना भी बनाया है वो समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट करने से आपको ही फायदा है। चलिए, थैंक यू।